विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे तब हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन इस बीच जैसा कि अंश बता रहे थे, यहाँ पर एफएमसीजी एक लीडर जो अभी तक का बेस्ट परफॉर्मर है वो यहाँ पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया। और एक बार विवेक करवा हमारे साथ जुड़ जाएं तो उनसे बाजार की चाल पर भी बात करेंगे। लेकिन चलिए, कॉर्पोरेट कनेक्शन में जैसे कि रोज़ाना हम कॉर्पोरेट से बातचीत करते हैं, तो आज हमारे साथ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक से हम बातचीत करेंगे। और इसे हमने देखा कि साल 2006 में शामिल किया गया था और एक नॉन बैंकिंग स्मॉल फाइनेंस कंपनी है ये। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं अजय कंवल, CEO जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। और अजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। आज विस्तार से बातचीत होने वाली है आपसे और आपके कामकाज पर। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे यहाँ पे, जिस हिसाब से हमने देखा है एक लेटेस्ट अपडेट इसके मद्देनजर लेंगे, क्योंकि आरबीआई ने जो लाइसेंस एक्ट एज ऑथराइज डीलर कैटेगरी में अब दे दिया है, इससे हमें समझना है कि ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ में आप कितना इम्पैक्ट होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और स्कोप ऑफ इनकम क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी होगा, बिजनेसेस से क्या होगी इस नए अपडेट के साथ। कैसे समझाएंगे इसका फ़ायदा जो आप पर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? कविता, थैंक यू सो मच। पहली बात, जैसे आपने बताया 2006 से 2008 से 2018 शेड्यूल कमर्शियल बैंक लास्ट ईयर हम लिस्ट हुए और अभी आज भी की हमें 81 लाइसेंस। एज एन 81 लाइसेंस यू गेट, आप अपना लॉस हो सकते हैं। तो कस्टमर एंगल फायदा ये रहेगा कि हमारे कस्टमर्स को जो FCNR डिपॉजिट्स हैं, रेमिटेंसेस हैं, हमारे MSME कस्टमर्स के लिए LC पैकिंग क्रेडिट है, हम वो बहुत ही आराम से कर पाएंगे और उसमें उनको प्राइसिंग भी अच्छा देंगे। तो हम वेट कर रहे थे एक बार आए इसको हम और बूस्ट करें। तो हम दोनों जगह MSMEs में जो एक्सपोर्टर्स और जो अजय सर, यहाँ पर माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत आ रहा है, हम उसको फिक्स करते हैं और एक बार फिर से आपसे मैं ये सवाल पूछूंगी, क्योंकि अब तक जो भी आपने जवाब दिया सर हम सुन नहीं पाए, दर्शक भी सुन नहीं पाए हैं। लौटते हैं आपके पास बस ये ऑडियो प्रॉब्लम को फिक्स करके। सर चलिए, इस बीच हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, विवेक करवा वृद्धि इन्वेस्टमेंट से। विवेक, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, और देखिए यहाँ पर भारत की जीत का असर हम सोच रहे थे कि बाजार में बहुत लंबे समय तक हम देखेंगे, लेकिन काफी दायरे में घूम रहा है, क्या कहेंगे विवेक? चलिए, मेरे ख्याल से विवेक हमारे साथ फिलहाल नहीं जुड़े हैं, इनसे जब जुड़ जाएं तब बातचीत भी होगी। इस बीच अगर अजय साहब भी हमारे साथ जुड़ें तो उनसे हम बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन तब तक दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर जो बातचीत हो रही है वो इस लिए हो रही है क्योंकि आरबीआई ने यहाँ पर जो अब लाइसेंस देने की मंजूरी इनको दे दी है, उससे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा जानने की कोशिश की जा रही है। और अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार। सर, पहला सवाल मैं आपसे वापस से दोहराना चाहती हूँ, आप जो जवाब दे रहे थे, जो लाइसेंस मिला है ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 का, इससे जो मिलने वाले फायदे हैं उसके बारे में आप बता रहे थे। राइट। सो कविता, मैं ये कह रहा था कि जी, हमारे पास वैसे भी नॉन रेजिडेंट बिजनेस होता है और MSME बिजनेस भी होता है, पर जो हमारे MSME कस्टमर है उनको LC चाहिए, पैकिंग क्रेडिट चाहिए, तो हम अच्छे दे नहीं पाते क्योंकि 81 लाइसेंस नहीं है। अभी ये आने से हम नॉस्टर अकाउंट खोल देंगे, आराम से हम फॉरेन ट्रांजैक्शन करेंगे, इंडिविजुअल्स के लिए हम FCNR डिपॉजिट चालू कर देंगे, फॉरेक्स कार्ड अपॉर्चुनिटी आ गई है। सो ये बहुत ही हमें अच्छा बूस्ट मिला है जो हमें 81 लाइसेंस रेगुलेटर ने दे दिया है। तो बहुत MSME और इंडिविजुअल कस्टमर, स्पेशली जो रेमिटेंस में डील करते हैं, बहुत आउटवर्ड और इनवर्ड, दोनों में बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। अच्छा अजय सर, थोड़ा सा बुक्स पे स्ट्रेस कहाँ कहाँ पर है, अगर ये मुझे सेगमेंट वाइज समझना हो आपसे तो आप क्या कहेंगे? इसीलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि अब Q4 लगभग हमारे पीछे हो ही चुका है। आने वाली तिमाही के जो नतीजे होंगे उससे किस तरह की उम्मीद की जा सकती है? नतीजों पर तो खैर आप विस्तार से बात नहीं ही करेंगे, लेकिन स्ट्रेस के जवाब से हम समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो बताइएगा।
ओके, सो कविता, मैं पहले अपनी सबसे बड़ी बुक है जो सिक्योर्ड बुक है, ज्यादा जी। करके अफोर्डेबल हाउसिंग, माइक्रो लैब, एमएसएमई, गोल्ड लोन्स, टू व्हीलर, ये ज्यादा करके ये सारे प्रोडक्ट्स हम सिक्योर्ड गिनते हैं क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी ज्यादा करके बैकिंग है। और गोल्ड है, और टू व्हीलर में ऑफ कोर्स टू व्हीलर चलते हैं, वो जो हमारा छोटा पोर्टफोलियो है। तो ये पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छे से चल रहा है, चाहे अर्बन हो या रूरल हो। तो वहाँ कोई चेंज नहीं है, ग्रोथ फर्स्ट क्लास चल रही है। एज ऑफ दिसंबर हमारा 32% पोर्टफोलियो माइक्रो फाइनेंस में था, और जैसे सब जानते हैं कि माइक्रो फाइनेंस में स्ट्रेस चल रहा था। स्ट्रेस हमारा Q2 में पीक हो गया। Q3 हमारे रिजल्ट्स आप देखिएगा तो क्रेडिट कॉस्ट इज लोअर इन Q3 देन इन Q1 एंड Q2। तो वही लेवल चल रहा है, ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती थी Q4 में, बट कर्नाटका में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, अनऑथराइज्ड और जो अनरजिस्टर्ड लेंडर्स को लेकर। तो थोड़ा जो हमें लगता था कि और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी Q4 में, वो थोड़ी स्लो रह गई। बट ट्रेंड लाइन क्लियर है कि एमएफआई का जो वर्स्ट है बिहाइंड ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग अस, हमारा तो Q2 ही पीक हो गया था। सो यस, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी शुड सी अ सॉफ्टर क्रेडिट कॉस्ट गोइंग फॉरवर्ड। अजय सर, यहाँ पर ये भी समझना होगा हमें आपसे, क्योंकि अब क्या आपका पूरा तवज्जो या ज़्यादा फोकस आपका सिक्योर्ड बुक्स की तरफ बढ़ने वाला है? और अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि एमएफआई को लेके स्ट्रेस पूरी तरह से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है या स्ट्रेस कम होना शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं अब आप ज़्यादा सेगमेंट्स में कहीं और भी प्रवेश करने या विस्तार करने की योजना बना रहे हैं? कुछ उसके बारे में बताइएगा। सो जब हमने बैंक शुरू किया ना 2018 में, हमने तभी कह दिया था कि हम 80% सिक्योर्ड होंगे। सिक्योर्ड मतलब ज्यादा करके प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है। मतलब आपके प्रॉपर्टी है, आपको बिजनेस बढ़ाना है, आपका कैश फ्लो अच्छा है, ऑब्वियसली आपकी कैटेगरी इनफॉर्मल है, सो वहाँ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक आराम से आपको अच्छे टाइमिंग में सैंक्शन, गुड इंटरेस्ट रेट में दे देता है। आपको घर बनाना है तो एवरेज हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग कविता इज अबाउट 12 लाख रुपीज, तो 12 लाख रुपए का हमारा एवरेज लोन साइज है। हम अफोर्डेबल हाउसिंग में, माइक्रो लैब में, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज में, यह हमारा बेसिक फोकस रहा है पिछले, हम जब 7 साल पूरे हो जाएंगे मार्च में, 7th एनिवर्सरी है हमारी। सो और वो 0% था हमारा ये बुक, और अब रफली ये 68% दिसंबर हो ही गया है। मार्च 24 में 60 था, दिसंबर में 68 हो गया। तो 80 की तरफ जा ही रहे, तो वो तो चेंज नहीं होगा। वो फोकस रहेगा। और इसमें यह है कि वी आर सर्विंग रफली अबाउट 230 सिटीज इन इंडिया। सो बहुत ही नेशनल जोग्राफिकली स्प्रेड फ्रेमवर्क है, ये फोकस चेंज नहीं होगा। और इसमें एडवांटेज ये है कि प्रॉपर्टी बैक्ड है, तो प्रॉपर्टी इज द मोस्ट रेजिलिएंट एसेट इन अ डाउनटर्न। सो इकोनॉमिक साइकिल जब भी चेंज होगी, और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वन वे चलती रहेंगी। तो उस तरह बैंक को एक सॉलिड बेस मिल गया है कि हमारा ज्यादा करके पोर्टफोलियो है, प्रॉपर्टी बैक्ड है, तो इन अ डाउनटर्न वी विल बी वेरी स्ट्रांग। एंड ऑफ कोर्स जो भी उसमें निम कॉम्प्रेशन आता है, बिकॉज तुम अनसिक्योर्ड से जब सिक्योर्ड जाइएगा तो निम कॉम्प्रेशन आता है, वो ज्यादा करके पूरा हो गया है, बिकॉज 0 से हम 68 तो आ गए, अभी आखिरी 12 बचे हैं। सो नॉट मच ऑफ निम कॉम्प्रेशन इज शुड बी एक्सपेक्टेड। सर, थोड़ा सा रिकवरीज पर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में जो रिपोर्ट हुआ है लगभग 300 करोड़ का हुआ है रिकवरीज में, क्या यही ट्रेंड हम कंटिन्यू भी होता हुआ देखेंगे मौजूदा तिमाही के मौजूदा वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही में? तो देखिए, फर्स्ट इज जहां तक कस्टमर के साथ कांटेक्ट रहेगा, हम अच्छे से उससे बिहेव कर रहे हैं, हर कस्टमर चाहता है कि वो प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। बहुत कम कस्टमर होते हैं जो चाहते हैं कि बस बैड डेट चलता रहे, मेरा सिविल स्कोर या ब्यूरो स्कोर खराब है तो चलता रहे, ऐसा बहुत कम कस्टमर होते हैं। पर हाँ, टाइम लगता है लोगों को, अगर वो स्ट्रेस में है, टू मेक देयर इनकम्स, गेट देयर सेविंग्स टुगेदर एंड पे द बैंक बैक। जहां तक कस्टमर से टच में रहो तो ऑब्वियसली यू विल गेट योर मनी, तो इट मे टेक अ बिट लॉन्गर। हमने ये सालों साल देखा है, चाहे वो डिमॉन के बाद देखा है, कोविड के बाद देखा, और स्ट्रेस के बाद भी अब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे स्ट्रेस कम हो रहा है, रिकवरी शुड गेट बेटर। सो आई सस्पेक्ट कि जिस तरह चल रहा है वैसे ही मिनिमम उतना होगा, पर इससे ज्यादा अच्छा होने की ज्यादा संभावना है कि रिकवरी आ जाए। आई थिंक दो चीजें आ जाएंगी, एक तो डिसबर्समेंट जो स्लो हो गया था वो बढ़ जाएगा, रिकवरी इंप्रूव हो जाएगी, और थोड़ा जो स्टेबिलिटी चाहिए होता है बिफोर यू स्टार्ट गोइंग अप, वो अब स्टेबिलिटी शुरू हो गई है। ऊपर जाने की संभावना इज मोर लाइक Q2 ऑफ नेक्स्ट ईयर, बट अब Q4 स्टडी रहेगा, अगले साल Q1 स्टडी रहेगा, और उसके बाद ग्रोथ आ जाएगी।
राइट। अजय जी, यहाँ पर एक और स्टांस जो मेंटेन किया गया है वो है यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के एप्लीकेशन का मई 2025 में। लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर नंबर्स ने भी कहीं ना कहीं ये बात साबित कर दी थी। क्या इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनपीएस जो लोअर हुए हैं Q4 में वही आपकी गति आगे भी रहने वाली है? इसको कैसे देखा जाए? हमारी पूरी कोशिश है और कमिटमेंट है कि हम जो कंडीशंस हैं जो रेगुलेटर ने रखे हैं टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सल बैंक वो मार्च तक मीट करें। हम Q3 तक तो मीट कर रहे थे। बेसिकली ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के दो कंडीशंस थी, बाकी तो हम मीट कर चुके हैं। तो वो हम मार्च में मीट कर जाएंगे, फिर मई तक अप्लाई कर देंगे यूनिवर्सल बैंक के लिए। अच्छा, ओवरऑल लोन बुक की हम बात करें तो यहाँ पर जो स्लो डाउन का भी आप जिक्र कर रहे थे वो अब और कितना गहरा सकता है? क्योंकि आरबीआई यहाँ पे अब लिक्विडिटी पुश कर रहा है रेट कट्स के जरिए, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। जो ना बुक की ग्रोथ इम्पैक्ट ओवरऑल अगर हम देखें, जो रिस्क इन्वॉल्व है अनसिक्योर्ड में 30% ग्रोथ यहाँ पे हमने FY24 में देखी है टू 18% इन Q3। अब इसको लेकर जो आपने अपने लिए टारगेट रखे हैं कमिंग क्वार्टर्स में कितने अचीवेबल दिखाई देते हैं, अगर मैं नंबर स्पेसिफिक जवाब चाहूं इस पर तो? राइट। सो कविता, हमने मार्केट को गाइडेंस दी थी कि हम 20% एसेट ग्रोथ और 20% लायबिलिटी ग्रोथ करेंगे। हम वो दोनों गाइडेंस हमने चेंज नहीं किए। हमारा सेगमेंट अंडर सर्व सेगमेंट है, तो थोड़े मेहनत करते रहो तो यू विल गेट योर ग्रोथ नंबर। सो वी विल गेट आवर ग्रोथ नंबर्स बोथ एसेट एंड लायबिलिटीज। पर अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन कि हमारा ग्रोथ नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट इनफ। हमारा ग्रोथ सिक्योर्ड में ज्यादा आ रहा है और हम वो मीट कर रहे हैं ताकि हमारा सिक्योर्ड का परसेंटेज बढ़ते जाए, वो हमारे लिए इक्वली जरूरी है। सो टच वुड वी विल मीट बोथ द ग्रोथ नंबर्स। सिक्योर्ड परसेंटेज ऑफ द बैंक जो 60 था वो 68 हो गया, वो और भी बढ़ेगा। और ये सेक्युलर ट्रेंड जो है वो हम चेंज नहीं करेंगे। और हाँ, डिपॉजिट साइड में काफी प्रेशर है, लिक्विडिटी तो टाइट है ही, बट टचवुड क्योंकि काफी हमने सेगमेंटल लॉन्च किए थे, जैसे हमारा एक्सक्लूसिव सेगमेंट हुआ, सीनियर सिटीजन की लेजेंड हुआ, नॉन रेजिडेंट लॉन्च किया, अभी AD1 से उसकी और हेल्प हो जाएगी। तो वो सेगमेंट सही अच्छे से चल रहे हैं। तो हम अपना जो मार्केट को हमने सिग्नल किया था डिपॉजिट साइड पे वो भी हम मीट करेंगे। तो सर ये कहना सही होगा कि पैट ग्रोथ लगभग 30% के आसपास रहेगी? बट 9 महीने तक तो चूक गए हैं क्योंकि प्रोविजन बढ़ा दी है जी। प्रोविजन दो रीजन से बढ़ी है। एक तो MFI का स्ट्रेस जो आया था और दूसरा हमें नेट एनपीए जो है वो 1 के नीचे भी रखना था, तो एडिशनल प्रोविजनिंग कर ली हमने। उससे हमारा पीसीआर स्ट्रांग है, बट हम पैट का तो 9 मंथ तक तो नहीं मीट कर पाए हैं हमारा गोल। प्रॉफिट अच्छी है बट हमारा जो गोल था वो मीट नहीं कर पाए। एसेट और लायबिलिटी का गोल ऑफ कोर्स हम बिल्कुल स्टडी चल रहे हैं। ऑलराइट। अजय सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। धन्यवाद। चलिए, विवेक करवा से हम जुड़ते हैं। विवेक, क्या आपको फाइनली मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। चलिए, शो में 2 बार जोड़ने की कोशिश की आपको, पर जुड़ नहीं पाए। तो चलिए, पहला तो मैं इस पूरे सेक्टर स्पेसिफिक एक राय चाहती हूँ। स्मॉल फाइनेंस के हमने एक जाने माने प्लेयर से बातचीत की, आपने सुनी भी होगी अगर आप कनेक्टेड हो गए होंगे तो। देखिए, MFI पे जो स्ट्रेस है वो कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक Q2 में ही कम होता हुआ दिखाई दिया है और अब उस स्ट्रेस का अंतिम चरण जो है वो बचा हुआ है, लेकिन अब ये ज़्यादा सिक्योर्ड की तरफ ही अपना रुख करना चाह रहे हैं। बताइएगा, तमाम बातें सुनकर लबोलुबाब क्या निकल के आता है? तो देखिए, ये इनफैक्ट जब अपनी पिछली बार बात हुई थी, ये बहुत क्लियर था कि स्मॉल इनफैक्ट माइक्रो फाइनेंस जो लोन्स है वहां पे आपको ऑलमोस्ट 50,000 से लेके 55,000 करोड़ का एनपीए हो सकता है उधर। अब जैसे मैनेजमेंट अच्छी तरह साउंड कर रहे थे, पॉजिटिव साउंड कर रहे थे, और मेरे हिसाब से वैल्यूएशन वाइज भी जना फाइनेंस बैंक इतना कॉस्टली नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये सिचुएशन अभी चल रहा है ना, ये एक बार पूरे की पूरे सेटल हो जाए, उसके बाद में ही किसी को माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री पे आपको बेट लेना चाहिए। पर्टिकुलरली जो बैंक्स माइक्रो फाइनेंसिंग के साइड में काफी ज्यादा है, जैसे इंडसइंड है, एक्सिस है, ये इन बैंक्स का रिजल्ट भी इसी के लिए खराब हुआ था क्योंकि वहां पे एनपीए ज्यादा थे।
तो अब ये अंतिम चरण है, लेकिन अंतिम चरण में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं मालूम है। जब बैंक्स का वापस ये मार्च एंडिंग का रिजल्ट्स आएंगे तब पता चलेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर सब लोग पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत बेट ले सकते हो। मेरे हिसाब से आपको बहुत अग्रेसिव नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो प्राइवेट 4-5 बैंक्स है, लार्ज कैप बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में, उन पे आप ज्यादा फोकस रख सकते हो, क्योंकि अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर माइक्रो फाइनेंसिंग का इश्यूज भी हुए तो ओवरऑल उनकी बैलेंस शीट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जना टाइप्स बैंक जहाँ पे मार्केट कैप ही करीबन 4700 या 5,000 करोड़ का हो, वहां पे थोड़ा सा भी एनपीए आपको परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखाता है। तो लार्ज कैप बैंक्स में ही रहना पसंद करूंगा मैं। माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक से थोड़ा सा फिलहाल दूर रहना है। एक और रिजल्ट्स देख लें अगले क्वार्टर का, मतलब इस क्वार्टर का, और उसके बाद में डिसाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा बाजार की चाल पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपसे हम देरी से जुड़े हैं और ऐसे में बताइएगा, बाजार में हफ्ते का पहला कारोबारी दिन भारत की जीत के साथ हम सब जोश में, लेकिन अब बाजार में जो ब्रॉडर मार्केट है उनमें जोश नहीं है और हालांकि 22,600 होल्ड करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ब्रॉडर मार्केट में ज़्यादा आज कमजोरी, विवेक? तो देखिए, जो करीबन 6 फरवरी को हाई था, उसके बाद में और बाजार टूटा और आज उसी लेवल्स पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर देखने को मिली है बाजार में। मुझे लगता है कि ये जो तूफान के बाद में शांति होती है ना, वो शांति है। अब यहाँ से इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी जब भी आपसे बात की, यही मैंने कहा था कि काफी वैल्यूएशन यहाँ पे सस्ते हो गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि एफआईआईज कोई भी सेंस बनेगा उनके दिमाग में कि इन वैल्यूएशंस पे वो लोग कंटिन्यूअसली बेचना चालू रखे। तो फेयर वैल्यूएशंस था, बाइंग इंटरेस्ट बाजार में ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि जितना टूटना था बाजार वो टूट चुका है। हाँ, आपको एक तरफा रैली देखने को मिलेगी क्या, ये नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि 2025 में आपको अगर हाई सिंगल डिजिट रिटर्न्स मिल जाए तो बहुत अच्छा रिटर्न होगा। लेकिन ऑन एवरी डिप पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाने वाला है। तो एक रेंज में रहेगा बाजार। मुझे नहीं लगता है कि मतलब जो पिछले हाइस थे वो हम लोग तेजी से छुएंगे, जब तक ये टैरिफ वॉर जो भी चल रहा है, टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं कंट्रीज, ये सेटल नहीं हो जाता। और सेटल होने में हो सकता है कि 3 महीने और लगे। अच्छा, एफएमसीजी में आज की बाइंग को आप कैसे देखते हैं? हाँ जी, एफएमसीजी में आज की बाइंग को आप कैसे देखते हैं? तमाम काउंटर्स भी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि आज का ये टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर भी दिखाई दे रहा है, बताइएगा। तो देखिए, एफएमसीजी आज आप अगर देखो, एफएमसीजी मेटल, ये सारे सेक्टर्स ठीक ठाक कर रहे हैं। बात यही है कि यहाँ पे करेक्शन काफी हो गया था। और जो एफएमसीजी और पर्टिकुलरली कविता, ये जो कंजम्पशन स्पेस है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट सबसे पहले आते हुए दिखेगा और मुझे लग रहा है कि वही हो रहा है। क्योंकि जितना भी बजट में पर फैमिली के हाथ में करीबन 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दी गए, ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स में जाएंगे, कुछ नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी का भी एक पोर्शन मिलेगा, एफएमसीजी सेक्टर को भी। तो इसके लिए एक बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन ये सस्टेन ऐसे ही करेगा क्या, ये मुझे डाउट है। क्योंकि वैल्यूएशंस काफी ठीक ठाक हो गए थे, एक आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले, कोई जरूरी नहीं आपको कल या परसों भी यही रैली देखने को मिले। तो ये सेक्टर चर्निंग और रोटेशन होने वाला है, क्योंकि जहां जहां काफी सेलिंग देखने को मिली है वहां थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आएगा और वापस एक सैचुरेशन लेवल पे बाजार आएगा। तो मैं एक दिन की रैली ही समझ रहा हूँ इसको, हो सकता है कि कल वापस सेटल हो जाएगा। राइट, चलिए, सवाल तो और भी आपसे पूछे थे, लेकिन मेरा समय समाप्त हुआ है। विवेक, धन्यवाद, आपने समय दिया और आज जुड़े हमारे साथ इस शो में। धन्यवाद। इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में मुझे भी इजाजत दें, एक ब्रेक लेते